तो है एवरीवन। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में थोड़ा पेंडिंग क्वेश्चंस कुछ रह गए थे। लास्ट जो आरबीआई असिस्टेंट का पीवाईक्यूज हमने करा था, तो जो पेंडिंग 5 क्वेश्चंस रहते हैं उसको डिस्कस करेंगे, अलॉन्ग विद दैट एनालिसिस भी करेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा एक रह गया था, दैट इज जिसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। राइट, एक पैसेज होता है और एक पैसेज में इसको रैपिड फिलर्स भी बोलते हैं, या इस क्वेश्चन को आप क्लोज टेस्ट भी बोल सकते हो। तो एक पैसेज होता है, उसमें मिडल में जो है वर्ड्स को लेफ्ट आउट कर दिया जाता है। जैसे सिंगल फिलर आता है तो उसमें एक वर्ड पुट करना होता है, डबल फिलर्स के क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 वर्ड फिट करने होते हैं। अब क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे एक पैसेज होता है और उसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर 1 है और यहाँ पे फिर नंबर 2 है, देन नंबर आपका 3rd है, देन 4th है और देन 5th है। अब 5 ऐसे वर्ड्स हैं जो यहाँ पे लेफ्ट आउट कर दिए गए हैं और आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं क्या अप्रोच रहने चाहिए, कभी भी ऐसे नहीं करते इसको कि एक लाइन पढ़ी है आपने या जहां पे ब्लैंक आ रहा है वहां तक पढ़ा और आपने अपना आंसर लगा दिया। राइट, नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द होल पैराग्राफ। आपको इसको कंप्लीट विदाउट इन 5 वर्ड्स के भी ये जो गिवन पैसेज है ना, इसको हम समझ सकते हैं कि क्या यहाँ पे बोल रहा है, पैसेज की टोन क्या जा रही है, इसका स्टाइल क्या है, राइटर का स्टाइल क्या है। राइट, मतलब कौन से स्टाइल में लिखा गया पैराग्राफ, तो उससे हमें पता, उसकी टोन का पता लग जाता है, पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, रिलेट किससे कर रहा है पैसेज, इकोनॉमी से रिलेटेड है या रिलीजन से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो कभी भी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द होल पैराग्राफ, ठीक है, विदाउट चूजिंग योर ऑप्शंस। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने देखा कि फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इन 4 वर्ड्स में से क्या डालूं वहां पे। तो अगर ऐसी सिचुएशन को आप फेस करो कि फर्स्ट ब्लैंक में आप इफ यू आर अनेबल टू पुट द फर्स्ट ऑप्शन, सो यू हैव टू लीव दैट एंड यू हैव टू गो फर्दर। when you put the second option you will automatically get the clue for the first one। जब आप सेकंड ब्लैंक में भरोगे तो आपको क्लू मिल जाता है कि फर्स्ट में क्या आ जाएगा। राइट, तो थोड़ा देख लेते हैं, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। महाराष्ट्र मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स एंड स्किल डेवलपमेंट एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी लीडर नवाब मलिक इज द सेकंड मिनिस्टर इन द महाविकास अघाड़ी एमवीए, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमवीए, अलाइंस टू बी डैश बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी। ईडी की जो फुल फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बोलते हैं। द केस अगेंस्ट मिस्टर मलिक पर्टेन्स, पर्टेन्स मतलब रिलेटेड टू a dash in 1999 in which a property was sold to one of the companies belonging to him for a price ostensibly much lower than its actual worth. The additional solicitor general alleged का मीनिंग होता है ब्लेम लगाना, that there was enough dash to make a case under the Prevention of Money Laundering Act. The ED has also alleged that the property sale was done by an individual Salim Patel and dash for Daud Ibrahim's sister Hasina Parker. Since deceased, Mr. Malik's dash has argued that the power of attorney for the property sale was made in 1999, much before the PMLA came into force, and that there is no retrospective action in criminal law. राइट, तो ये एक पैसेज है। अब इस पैसेज को हमने पढ़ा तो हमें देखा कि पहले स्टार्टिंग में तो महाराष्ट्र मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्किल डेवलपमेंट एंड नेशनल डिफरेंट मतलब जो लीडर है नवाब मलिक, उनके ऊपर है ये पैसेज। ठीक है, वो महाविकास अघाड़ी एमबीए के मतलब सेकंड मिनिस्टर भी हैं, तो उनकी पोस्ट के बारे में बताया गया है। तो उनको डैश किया गया, अलायंस टू बी डैश बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी, ईडी के द्वारा उनको डैश किया गया। ये काफी आप न्यूज वगैरह में भी सुनते होंगे। ठीक है, कि ईडी ने रेड डाल दी या ईडी ने अरेस्ट कर लिया। राइट, तो ईडी क्या करेगी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने क्या किया, डिवाइडेड का कोई कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है। एलोकेटेड का है, बिल्कुल भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड का है, नहीं है। तो राइट आंसर आएगा 4th, बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा हमारा, दैट इज arrested could be the right answer over here. Alliance to be arrested, तो यहां से हम पढ़ सकते हैं कि लीडर नवाब मलिक इज द सेकंड मिनिस्टर इन द महाविकास अघाड़ी एमवीए अलायंस टू बी अरेस्टेड बाय द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं, क्रॉनिकल ट्रांजैक्शन रजिस्टर ट्रांजिशन। The case against Mr. Malik pertains to a dash in 1999 in which a property was sold to one of the companies belonging to him for a price ostensibly much lower than its actual worth. तो मतलब ये जो केस है, क्या केस किया था, क्यों अरेस्ट किया गया उनको, तो वो रिलेट करता है डैश से।
1999 में कुछ डैश हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है। क्रॉनिकल एक घटनाओं की सूची होती है, ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। रजिस्टर और ट्रांजैक्शन, ये भी, ट्रांजिशन भी गलत है, ट्रांजिशन मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाना। ट्रांजैक्शन आ सकता है यहाँ पे, राइट, कि कोई ट्रांजैक्शन हुई थी 1999 में जिसमें कोई प्रॉपर्टी को बेचा गया था, ठीक है, किसी कंपनीज को, वन ऑफ द कंपनीज को, और जो है ऑस्टेंसिवली मच लोअर प्राइस में, जबकि उसकी एक्चुअल वर्थ ज्यादा थी, तो उस प्रॉपर्टी की वर्थ जो है ज्यादा कीमत थी लेकिन उसको कम कीमत पे बेचा गया था। तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ट्रांजैक्शन, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बिल्कुल फिट जा रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एलिज दैट देयर वाज इनफ डैश टू मेक अ केस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अच्छा, अब किसी के ऊपर जब हम केस करते हैं तो बोल रहा है देयर वाज इनफ डैश टू मेक अ केस, तो क्या, एविडेंस, अपीयरेंस, मैनिफेस्टेशन, एडवेंट। तो ये तो बिल्कुल गलत आंसर है। मैनिफेस्टेशन क्या होता है, जो हमारे माइंड में है जब हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, एक्सप्लेन करना बेसिकली। तो क्या यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कॉन्टेक्स्ट है, अपीयरेंस का, एविडेंस। देयर वाज इनफ एविडेंस टू मेक अ केस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, right? So the ED has also alleged that the property sale was done by an individual, ठीक है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल ऑप्शन जाएगी थर्ड में, that is evidence. There was enough evidence to make a case under the Prevention of Money Laundering Act. The ED has also alleged that the property sale was done by an individual, किसी इंडिविजुअल के द्वारा की गई थी, सलीम पटेल एंड डैश फॉर दाऊद इब्राहिम सिस्टर। अब यहाँ पे ना इंडिविजुअल बता रहा है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रेफरेंस नहीं दे रहा है उस बंदे का, इंडिविजुअल मतलब किसी इंडिविजुअल के द्वारा वो प्रॉपर्टी को सेल किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है, सलीम पटेल एंड डैश फॉर दाऊद इब्राहिम सिस्टर, हसीना पार्कर का वो डैश था। बिजनेस था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो बिल्कुल ही गलत था, ठीक है। तो एडवोकेट और इनमें से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट यहाँ पे आंसर जो है एडवोकेट भी नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे टिपिकली इंडिविजुअल बोला गया है, वहां पे ये नहीं बताया गया कि वो उसका एडवोकेट था। एसोसिएट होता है जो हेल्प करता है, जो असिस्ट करता है बेसिकली, है ना, उसी को बोलते हैं एसोसिएट। तो हेल्पर, हेल्प करने वाला, एड करने वाला। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एन एसोसिएट फॉर दाऊद इब्राहिम सिस्टर हसीना पार्कर, या एसोसिएट जुड़े होना भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। सिंस डिसीज्ड मिस्टर मलिक डैश हैज आर्ग्यूड दैट द पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर द प्रॉपर्टी सेल वाज मेड इन 1999 मच बिफोर द पीएमएलए केम इनटू फोर्स एंड दैट देयर इज नो रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन इन क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो ये उनके डैश ने आर्ग्यू किया। अब आपको पता है कि आर्गुमेंट कौन करेगा, मिस्टर मलिक की तरफ से कौन लड़ेगा, उनके एडवोकेट ही तो लड़ेंगे, ऑब्वियस है। कोर्ट में जब आर्गुमेंट होगा, जैसे बहस होती है ना, एक दूसरे के पक्ष के जो वकील होते हैं वो ही फाइट करते हैं ना, तो लास्ट का जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे पांचों में आ जाएगा आपका एडवोकेट। तो देखो, इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग कि पैसेज आपको कितना समझ आया है। पैसेज जब आप अच्छे से समझ जाते हो तभी आप इसको क्लिक कर पाओगे, ठीक है। और कॉन्टेक्चुअली ये तो इजी पैसेज है, मतलब आरबीआई असिस्टेंट का, ठीक है। तो अगर हम एनालिसिस की बात करें तो आपने देखा होगा लास्ट सेशन में भी हमने करा था, एक आपको इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है, मतलब हमने जो देखा कि क्या क्या आया है इसमें, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आना ही आना होता है, ठीक है जी। और एक हमने देखा इसमें क्लोज टेस्ट, थर्ड हमने इसमें देखा ब्लैंक फिलअप, फिल इन द ब्लैंक, ये क्वेश्चंस हमने देखे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, आपका क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चंस करे थे हमने, ठीक है। और आपका फोर्थ वन दैट इज रीअरेंजमेंट, राइट। और फिफ्थ वन दैट इज एरर ओमिशन। ठीक है जी। तो ये मतलब 5 है। अब ये थोड़ा सा वेरी भी हो सकता है, ठीक है, मतलब जैसे ये वाले पेपर में तो ये क्वेश्चन मिले हमें कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, एक इसमें क्लोज टेस्ट पैसेज कर दिया, फिल इन द ब्लैंक्स थे, रीअरेंजमेंट था और एरर ओमिशन था। अब थोड़ा सा ये शिफ्ट वाइज, मैंने आपको पहले भी बताया था कि शिफ्ट वाइज ये वेरी भी कर सकता है। हो सकता है कि किसी शिफ्ट में इसकी जगह फ्रेज रिप्लेसमेंट आ जाए,
जरूरी नहीं है जंबल आएगा, है ना। रीअरेंजमेंट को रिप्लेस कर सकता है फ्रेज रिप्लेसमेंट, या हो सकता है क्लोज टेस्ट की जगह पे आपका वर्ड स्वैप आ जाए। वेटेज की अगर बात करें तो क्वेश्चंस की रिप्लेसमेंट हो सकती है कि क्लोज टेस्ट की जगह वर्ड स्वैप दे दे, या कॉलम वाला क्वेश्चन आ जाए आपको पेपर में, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया जाए, कॉलम बेस्ड वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, वर्ड स्वैप भी ना आए, क्लोज टेस्ट भी ना आए, तो थिंग्स कैन बी चेंज्ड बेसिकली, राइट। एरर ओमिशन, भाई हो सकता है कि इवनिंग शिफ्ट में आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको एरर के सवाल वहां पूछे ही नहीं जाए आपसे, ठीक है, एरर आपसे एरर आए ही ना, कुछ और आ जाए, आपको वर्ड का यूसेज पूछ लिया जाए, है ना। वर्ड यूसेज भी आपको पता है कि वर्ड यूसेज कुछ इस तरह से है, भाई ऊपर कोई भी वर्ड दे देगा, जैसे दे देगा यहाँ पे अमेल्यूरेट, ऊपर ऐसे अमेल्यूरेट दे देगा, और फिर नीचे इसके लिए एक सेंटेंस देगा, एग्जाम्पल नंबर 1, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 दे देगा, फिर एग्जाम्पल नंबर 3 दे देगा, और इसमें भी अमेल्यूरेट यूज किया होगा, इस सेंटेंस में भी अमेल्यूरेट को यूज करेगा, इस सेंटेंस में भी अमेल्यूरेट को यूज करेगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे इन 3 आउट ऑफ दीज 3 एग्जांपल्स कौन से सेंटेंस में अमेल्यूरेट का यूसेज करेक्ट है। इसको वर्ड यूसेज बोलते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड होता है, एक वर्ड के कई मीनिंग्स भी होते हैं, तो आपको पता है कि एक वर्ड, ठीक है, और वर्ड का जो अपना जो उसको मीनिंग मिलता है उसके कॉन्टेक्स्ट के आधार पे ही उसको अपना मीनिंग मिलता है वर्ड को, राइट। तो इन 3 सेंटेंसेस में आपको देखना है कि अमेल्यूरेट का राइट, पहले तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि अमेल्यूरेट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। जब आपको इसका मीनिंग पता लगेगा तभी तो आप इसका जो है राइट यूसेज वहां पे फिट कर पाओगे, ठीक है। तो हो सकता है अमेल्यूरेट का मतलब एंड्योर करना होता है, टू इंप्रूव होता है, टू इंप्रूव समथिंग, किसी चीज को सुधारने को अमेल्यूरेट बोलते हैं, ठीक है, टू इंप्रूव समथिंग। तो आपको यहाँ पे यूसेज के आधार पे ही इसको क्लिक करना पड़ेगा, इसके लिए आपकी वोकैबुलरी का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी फ्रेजेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और क्लोज टेस्ट में आपको अगर बात करें तो इसके लिए आपको ये चीज बिल्ड करनी पड़ेगी, दैट इज कॉन्टेक्चुअल वोकैब। सो इट्स ऑल अबाउट कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी इन क्लोज टेस्ट। और रीअरेंजमेंट के लिए आपको कंजंक्शन चैप्टर के ऊपर काम करना पड़ेगा, फंक्शंस पता होने चाहिए, बट क्या करता है, हाउएवर क्या करता है, येट क्या करता है, दो क्या करता है, ऑल दो का फंक्शन क्या है, सो दैट, इन ऑर्डर दैट क्या करता है, नॉनदलेस, नेवरदलेस, नॉटविथस्टैंडिंग, इन सारे डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या काम करते हैं ये। एंड के थ्रू हम क्या करते हैं, एंड के थ्रू हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट को कनेक्ट तो करता ही है एंड, बट सेंटेंस को स्ट्रेच भी करता है, हमारे आइडियाज को, हमारी थॉट्स को ये खींचता भी आगे, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे हमें काम करना पड़ेगा, जैसे कि पैसेज हम देख रहे हैं, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, अजम्पशन वाले आते हैं, ठीक है। तो ये सारा रहेगा बेसिकली। तो ये मैंने एक पैसेज आपको करवा दिया, अलॉन्ग विद आपको थोड़ा सा एनालिसिस भी करवा दिया कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है जी। तो आज के सेशन में इतना रहेगा, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।